नमस्कार, मैं हूं महक विश्नोई और आप देख रहे हैं एएनबी न्यूज। आप उत्तराखंड में आपका स्वागत है। नजर डालते हैं उत्तराखंड की कुछ खास और बड़ी खबरों पर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को सचिवालय में जोशीमठ में चल रहे राहत कार्यों की समीक्षा की। इस मौके पर उन्होंने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि भू दंसाव से प्रभावित क्षेत्र के जिन परिवारों को अन्यत्र शिफ्ट किया गया है, शीतलहर के मौसम को देखते हुए उन सभी परिवारों को हीटर और अलाव की पूरी व्यवस्था की जाए। मुख्यमंत्री ने सचिव आपदा प्रबंधन को निर्देश दिए कि जोशीमठ के प्रभावित क्षेत्र के लोगों को पुनर्वास और अन्य आवश्यक व्यवस्थाओं के लिए कितनी धनराशि की आवश्यकता होगी, इसका गहनता से आकलन किया जाए। तो वहीं जिलाधिकारी चमोली से लगातार समन्वय रखकर और स्थानीय लोगों के सुझावों के आधार पर सभी बिंदुओं को ध्यान में रखकर आकलन किया जाए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से शुक्रवार को मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय में बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के अध्यक्ष अजेंद्र अजय ने भेंट की। इस मौके पर उन्होंने जोशीमठ में भूदंसाव क्षेत्र में प्रभावितों की सहायता के लिए मुख्यमंत्री राहत कोष के लिए 5 लाख रुपए का चेक मुख्यमंत्री को सौंपा। ये धनराशि बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष किशोर पंवार के 1 माह के वेतन और अधिकारियों और कर्मचारियों के 1 दिन के वेतन से दी गई है। साथ ही आपको बता दें कि इस अवसर पर बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के मुख्य कार्यकारी अधिकारी योगेंद्र सिंह भी उपस्थित रहे। जोशीमठ में भारी बर्फबारी के चलते ध्वस्तीकरण का कार्य रुका हुआ है। कार्य बंद होने के चलते होटल माउंट व्यू और मलारी इन के समीप राष्ट्रीय राजमार्ग खोल दिए गए हैं। बर्फबारी के चलते यहां लोगों का सामान अभी तक शिफ्ट नहीं हो पाया है, जिससे प्रभावितों के बाहर पड़े सामान में बर्फ जम गई है। ये प्रभावित घरों को खाली कर राहत शिविर में रह रहे हैं। वहीं इस मामले में चमोली के डीएम हिमांशु खुराना ने बताया कि मजदूर काम नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए जोशीमठ में चल रहा तोड़फोड़ का काम बंद कर दिया गया है। इस स्थिति में सुधार होने पर काम फिर से शुरू करेंगे। आगे उन्होंने बताया कि बर्फबारी से मंडल चोपता हाईवे और घाट रमड़ी मोटर मार्ग बंद हो गया है। जोशीमठ में जो अभी रात में स्नोफॉल हुआ है और बारिश हो रही है, तो उसको देखते हुए जो राहत शिविरों में लोग रह रहे हैं उनके लिए सभी व्यवस्थाएं की जा रही हैं। हमारे जो प्रभारी अधिकारी हैं वो अभी भी राउंड पर हैं। वो इंश्योर कर रहे हैं कि किसी भी तरह की ठंड को लेकर अगर कोई आवश्यकता है, चाहे वो कंबल है, चाहे वो अलाव की व्यवस्था है, और इस तरह की सभी व्यवस्थाओं के लिए हमारी और हम जो जनप्रतिनिधि हैं उनसे भी हम लगातार टच में हैं कि कोई भी अगर ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है तो तत्काल हमें पता चल सके। जो प्रशासन के लिए देखिए, ये तो हम जो हमारी टीम्स हैं, सेक्टर ऑफिसर्स हैं और पुलिस की टीम है, एसडीआरएफ है, ये सब अलर्ट पर है। अगर ऐसी कोई स्थिति उत्पन्न होती है तो इमीडिएटली एक्शन लेने के लिए हमारी टीम तैयार है और अलर्ट पर है। मुश्किल आई है या कोई परेशानी आ रही है? लाजमी है कि बर्फ़ के कारण जो बर्फ़ और बारिश में लेबर अभी काम नहीं कर पाएगी, तो अभी कुछ टाइम के लिए काम रुका हुआ है, तो हम ये बर्फबारी रुकने का इंतज़ार कर रहे हैं, उसके बाद ही कार्य प्रारंभ किया जाएगा। ये CBRI जो सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट है, उनकी सलाह पर जहाँ जहाँ क्रैक्स डेवलप हुए हैं तो उनको फिल करके उन्होंने सलाह दी थी कि अगर बारिश के टाइम पे अगर पानी का रिसाव हो तो वो एकदम से ना हो, तो उनकी एडवाइस के अकॉर्डिंग ये। जोशीमठ पहुंचे पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने सभी वार्डों का निरीक्षण किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि जोशीमठ के कई आशियाने पूरी तरह से खतरे की जद में हैं और जिन आशियानों में दरारें आ चुकी हैं उन परिवारों को फिलहाल राहत शिविर में शिफ्ट कर दिया गया है। इससे पहले जब पर्यटन मंत्री लोगों के बीच पहुंचे तो उन्होंने पीड़ित परिवारों से मुलाकात की, जहां उन्होंने लोगों को विश्वास दिलाया कि सरकार आपके साथ है। दूसरी तरफ पीड़ित परिवारों ने पर्यटन मंत्री से कहा कि उनसे खाली वायदे किए जा रहे हैं, हमें जल्द न्याय की जरूरत है। इसी के साथ उन्होंने कहा कि बहुत जल्द बच्चों के स्कूल भी
खुलने वाले हैं, जिसे लेकर के हम लोग काफ़ी परेशान हो चुके हैं और अब तो हमारा घर बार भी कुछ नहीं रहा है। हम लोग आपसे निवेदन करते हैं कि हमें बहुत जल्द न्याय दिया जाए। यहाँ पर राहत शिविर लगा हुआ है, कुछ परिवार यहाँ ठहरे हुए हैं, उनसे हमारी बातचीत हुई है और उन्होंने अपना कष्ट बताया है और निश्चित रूप में सरकार जो सहायता कर रही है उसके लिए उन्होंने धन्यवाद भी ज्ञापित किया है। मैंने जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो आश्वासन दिया है और माननीय गृह मंत्री जी ने जो आश्वासन दिया है कि पूरी सहायता विस्थापितों की होगी, उसके लिए हम पूरे प्रयासरत हैं। और जैसे मुझे पता चला कि यहाँ पर कुछ ब्लास्टिंग हो रही है, माइनर ब्लास्टिंग हो रही है, मैंने उसी समय मुख्यमंत्री जी को फ़ोन करके उनसे आग्रह किया है कि सारी ब्लास्टिंग को रुकवा दीजिए, क्योंकि यहाँ दरारें पड़ रही हैं। मैं खुद भी पानी देखने गया था मारवाड़ी के अंदर, तो पहले तो वहाँ 500 लीटर प्रति मिनट पानी था जो फ्लो हो रहा था, अब वहाँ पर कम से कम मैं समझता हूँ 25 के करीब आ गया है, काफ़ी कम हो गया है। तो निश्चित रूप में ये समस्या धीरे धीरे शांत होगी और इसके लिए पूरा राहत शिविर के अंदर कार्य चल रहे हैं और हमारा काम हो रहा है। इसके साथ साथ मैंने अधिकारियों को कहा है कुछ अधिकारी छोड़ के यहाँ जाएं ताकि कमरे खाली हों और यहाँ जो हमारे राहत शिविरों में जो लोग हैं, एक परिवार जो है 5-5, 10-10 आदमी एक कमरे में हैं, उनको दूसरी व्यवस्था मिल सके, उनको कमरे मिल सके, तो उसकी व्यवस्था। उन्होंने तो बोला कि हाँ ठीक है, पर हम वो करेंगे, पर हम देख रहे हम तो अब हम क्या रोड पे ये इतने ठंडे पे छोटे बच्चे हमारे हैं, हम कहाँ जाए? क्यों नहीं सुनाई दे रहा? हमारे सरकार क्यों नहीं हमारी मतलब इतने बोल रहे कि 1.5 लाख में तो हमारी मकान 1.5 लाख की है क्या है, हमारे क्यों नहीं सुनाई दे रहा सरकार है? हम इतने ठंडे में इतने बच्चे हमारे, कोई कहीं हमारा सुविधा नहीं है, कहीं कुछ नहीं है। हम अपने घर के अंदर है, घर के अंदर उसमें भी लाल चिल लगा दिए, बोले कि तोड़ने की धमकी दे रहे, ये दे रहे वो दे रहे। क्यों हमको तोड़ने की धमकी दे रहे? हम गरीब बुरे कहाँ जाए? कहाँ रोड पे बैठे हम इतने ठंडे में, सड़कों पे बैठे हैं हम इतने ठंडे पे आग जला के हैं, कहाँ जाए हम? हमारे छोटे छोटे बच्चे किराए, कोई किराए पे चले गए, कोई कुछ कहाँ से हम किराए देंगे? कहाँ से क्या होगा हमारे से हैं? हमारे अभी आप लोग कहाँ पर रह रहे हैं? कहाँ पर? हम अपने घर पे रह रहे, वैसे टूट फूटे में वैसे रह रहे। वो लाल चिट भी लगा दिया, कल आप बोले कि तोड़ने की धमकी दे रहे हैं। सरकार हमारी नहीं सुननी, क्यों नहीं सुननी? क्यों हमारी मतलब सरकार हमारी क्यों नहीं सुननी? सरकार यही कहा कि आप लोगों से हमने बात कर लिया, मुख्यमंत्री से बात कर लिया, वो करेंगे आपके लिए। लेकिन हम ये पूछना चाहते हैं कि करेंगे, वो 20 दिन से कर रहे हैं, आप करेंगे कब? जनता रोड में बैठ रखी है, लोग अपने गाय बच्चों को छोड़ के सब लोग रोड में आ गए हैं। जो माता बहनें घर में रहनी थी, जिन लोगों ने अपने घर का काम करना था, वो तो आज रोडों में है। तो वो मुख्यमंत्री करेंगे कब? यही पूछना चाह रही थी। उन्होंने कहा कि हमको तसल्ली देने के लिए आए, लेकिन ऐसा हमें नहीं लगता कि ये सब कुछ कर सकें। हमारे बच्चों की स्कूल खुल रही है अगले महीने से, वो बच्चे कहाँ जाएंगे, कहाँ पढ़ेंगे? वैसे भी सब लोग डिस्टर्ब हैं, क्योंकि बच्चे रोड में हैं, तो पढ़ेंगे कहाँ से? तो इसीलिए हम कहना चाहते हैं कि जो भी करना है जल्द से जल्द करो, और नहीं करना है अगर आज नहीं हो सकता आपसे, तो जनता को वो भी है। हमें तो आ रहे मकानों पर रंग लगा के, टीका लगा के चले जा रहे हैं, ना तो उसकी कीमत हो रही न कुछ हो रही। इतनी मेहनत से घास बेच के, लकड़ी बेच के, मेहनत करके, मजदूरी करके हमने तो घर बनाया है। चलो हमारे इधर से तो कोई नौकरी वाला भी नहीं है जो नौकरी पर होगा और हमको बोला होगा चलो पैसे आ रहे महीने, वो भी नहीं है। आज हम ये सड़कों पर बैठे हैं। इनको करना है, सरकार को कुछ करना है तो एनटीपीसी बंद करवाओ। जब एनटीपीसी बंद हो जाएगी तो हमारे जितनी भी धरती फटने शायद बंद हो जाएगी, नहीं तो हम लोग कब तक यहाँ किराए पे रहेंगे? गाय है, बच्चे हैं। अभी जी बात करें, अभी पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज जी आप लोगों के बीच पहुंचे थे, क्या कहा उन्होंने, कैसा लगा? उन्होंने कहा कि हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएंगे, हम आपके साथ है। आपके साथ तो 16 दिन से ये लोग हमारे साथ है, क्यों नहीं कर रहे आज तक? हम इतने परेशान हो रखे, फिर भी बोले कर देंगे। कब होगा हमारा जहाँ पे हम ठिकाने से रह सके? हम तो डर के मारे घर से बाहर जा रहे, घर होटलों में बोल रहे होटलें रहो, यहाँ रहो। वो तो गुरुद्वारे में आ रहे, कोई गुरुद्वारे में है, कोई होटलों में है। क्या ये जोशीमठ में नहीं है? ये जोशीमठ से बाहर है कि ये गाँव की जो हम बोलेंगे हाँ भाई हम ये इस जोशीमठ से बाहर है, हम लोग सुरक्षित रह सकते हैं। हमें फिर भी डर लगती है, रात को नींद नहीं आती हमें कि अभी क्या होगा, तभी क्या होगा। जोशीमठ के आपदा पीड़ित क्षेत्र का दौरा करने के बाद कांग्रेस प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव और नेता प्रतिपक्षी यशपाल आर्या कर्णप्रयाग पहुंचे, जहां उन्होंने बहुगुणा नगर के आपदा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया और पीड़ित परिवारों से मुलाकात की। इस मौके पर देवेंद्र यादव ने कहा कि कर्णप्रयाग की आपदा जोशीमठ से कम नहीं है, लेकिन सरकार की ओर से पीड़ित परिवारों की ठीक तरह से मदद नहीं की जा रही है।
दूसरी तरफ नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि आपदा पीड़ित परेशान हैं, लेकिन सरकारें कोई मदद नहीं कर रही हैं। उन्होंने कहा कि वो इस मामले को सदन में उठाएंगे। वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने आरोप लगाते हुए कहा कि जोशीमठ हो या फिर कर्णप्रयाग, दोनों जगहों के आपदा पीड़ितों की सरकार कोई मदद नहीं कर रही है। सरकार को जल्द ही इस मामले में पीड़ित लोगों की मदद करनी चाहिए, लेकिन सरकारी मदद बिल्कुल शून्य है। देखिए, अभी हम जोशीमठ से आ रहे हैं और हमें चिंता यहाँ कर्णप्रयाग की भी है। और कर्णप्रयाग आने के पश्चात यही वो भयावह मंजर मुझे लगता है कि कुछ समय पहले जोशीमठ का जो लोगों ने वहाँ पे महसूस किया था और प्रशासन से संपर्क किया था, उसी तर्ज पर यहाँ पर भी लगभग 2 साल से, अभी मुझे यहाँ आने के बाद पता चला कि लगभग 2 साल से छोटी छोटी दरारें आनी शुरू हुई थी और आज हालत ये है, ये देखिए पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुका है। लगभग 36 परिवार इन लोगों ने, प्रशासन ने दूसरी जगह शिफ्ट किए हैं, लेकिन आज 3 महीने हो गए हैं, उन परिवारों को कोई किसी तरीके का रिलीफ नहीं है। एक एक कमरे के मकान में 36 के करीब कहने का तात्पर्य यह है कि एक एक पूरे परिवार को, जिसमें 10 लोग भी हैं, 12 लोग भी, एक कमरे में वहाँ पर रहने के लिए मजबूर किया जा रहा है। वहाँ पर वॉशरूम नहीं है, वहाँ पर इनको कोई किसी तरीके की कंपनसेशन की बात आज तक लगा रहे हैं, लेकिन सरकार शुद्ध नहीं दे रही है। तो ये बड़ी विडंबना है। हम इस मामले को निश्चित रूप से सदन में भी उठाएंगे और सड़कों तक इस मामले को ले जाएंगे। और हमारा मानना है कि इनको जो बाजार मूल्य के, आज का बाजार रेट मूल्य है, उसके आधार पर इनको इसका मूल्यांकन हो और इनको विस्थापित किया जाए, इनको पूरा मुआवजा, वन टाइम सेटलमेंट हो, जिससे कि इनको राहत मिल सके। पूरा हिमालय क्षेत्र इस समय खतरे में है। जोशीमठ में 2 साल पहले जहां स्खलन शुरू हुआ था, भूस्खलन, वैसे ही यहाँ बहुगुणा नगर में भी 36 परिवार देख रहे हैं और लगातार में अभी कई घरों में हम लोग होके आए हैं। घरों में रहने की स्थिति नहीं है, जान माल को खतरा है। उसी तरीके से उत्तरकाशी से खबरें हैं, उसी तरीके से गौचर में खबरें हैं, उसी तरीके से हम देख रहे हैं कि हमारे टिहरी में दरारें आई हैं, नैनीताल में दरारें हैं, धारचूला में है। तो ये पूरा खतरे में ये जोन है और सरकार को निश्चित ही बहुत ही कदम उठाने की ज़रूरत है, आवश्यक कदम उठाने की ज़रूरत है। जियोलॉजिकल सर्वे कराने की आवश्यकता है और जो विकास के नाम पर विनाश की लीला ये रची जा रही है, इसको रोकने की ज़रूरत है। कांग्रेस सब चीज़ों में नज़र रखे हुए और हम लगातार सरकार पर दबाव भी बना रहे हैं कि मुआवजा दे। जोशीमठ में तो चलो थोड़ा बहुत राहत कार्य, थोड़ा, जिसको मैं पूरा नहीं मानता है भी तो, लेकिन यहाँ गोपेश्वर में और यहाँ कर्णप्रयाग के जो हमारा बहुगुणा नगर है, इसमें बिल्कुल 1 रुपये की भी आर्थिक सहायता अभी तक किसी को भी नहीं मिली है। परिजनों को केवल रात्रि विश्राम के लिए जगह दी गई है, दिन भर वो यहाँ अपने घरों की देखरेख में रहते हैं। तो और जो सरकारी मदद मिलनी। जोशीमठ से लौटने के बाद कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने जोशीमठ राहत कार्यों को लेकर सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि जोशीमठ के लोगों को सरकार की ओर से जो राहत दी जानी चाहिए वह नहीं मिल रही है। लोग अभी भी परेशान हैं। पिछले दिनों की अपेक्षा अब लोगों की समस्याएं और ज्यादा बढ़ने लगी हैं। जोशीमठ के लोगों ने अपनी दुकानें और अपने घरों पर NTPC गो बैंक के नारे लिखे हैं, जिससे साफ कहा जा सकता है कि NTPC को लेकर स्थानीय लोगों में नाराजगी है। उन्होंने कहा कि केंद्रीय राज्य मंत्री अजय भट्ट और मुख्यमंत्री के बयान अलग अलग हैं। इसी के साथ मुख्यमंत्री ने NTPC को क्लीन चिट दे दी है, जबकि अजय भट्ट कह रहे हैं कि इस मामले की जांच के बाद ही कारणों का पता लगा सकते हैं। दोनों नेताओं के अलग अलग बयान से कहा जा सकता है कि सरकार के अंदर समन्वय नहीं है। हमको भी मिले क्योंकि पूरा पहाड़ दरक रहा है। उत्तरकाशी, हमारा कर्णप्रयाग, रुद्रप्रयाग, ये सभी जगह तो क्रैक्स आ गए हैं, सभी जगह तो टूट फूट हो रही है। तो क्यों एक बार कहीं से विस्थापित हो गया आदमी दोबारा वैसी स्थिति में रहना चाहेगा? इसको सरकार को समझना चाहिए। और सरकार 2 साल से चुप क्यों रही? जब NTPC की टनल में पानी घुसा रेहड़ी में,
तब से अगर सेफ्टी मेजर्स उठाए गए होते तो शायद आज स्थिति नहीं होती। और लोगों का ये भी कहना है कि मुख्यमंत्री बार बार एनटीपीसी को बिना जूलॉजिस्ट की रिपोर्ट आए हुए क्लीन चिट क्यों दे रहे हैं, और उस बात के बारे में सरकार और उनके प्रतिनिधि ये नहीं बता रहे हैं कि जब काम रोकने के आदेश 1 तारीख को या 2 तारीख को मुख्यमंत्री ने दे दिए थे तो 10 तारीख की रात को 2 बजे एनटीपीसी की टनल में काम कैसे हो रहा था। जिस पत्रकार ने वो सब भेजे वीडियोस, उसके बाद ये जानकारी सबको मिली। इसरो की रिपोर्ट को क्यों बंद किया गया, उस वेबसाइट को क्यों बंद किया गया, इस बात को सरकार स्पष्ट करे। और हम लोगों ने बहुत सारे तथ्य और लोगों के सबूत जुटाए हैं। जैसे कर्णप्रयाग में 2021 से लगातार लोग प्रशासन को, सरकार को पत्र लिख रहे हैं, लेकिन उनके पत्रों का उत्तर तक देना उचित नहीं समझा। आज 38 परिवार ऐसे मकानों में है जो रहने काबिल नहीं है, कभी भी उनकी जान जा सकती है। नए हिमालय को लेकर चिंता जताई है और अनेकों पर्यावरणविद, जूलॉजिस्ट और जो स्पेशलिस्ट हैं, उन लोगों की जो चिंताएं हैं उसको मैंने आपके बीच में बांटने का काम किया। और सरकार के जो इंतजामात हैं मैं उनको काफ़ी मानता हूँ। कल रात वहाँ बर्फ़ भी गिरी, आपकी जानकारी में है। लोगों को पैसा दिया गया जो 50,000 रुपया सामग्री हटाने के लिए, लेकिन वो ले कहाँ जाएंगे ये चिंता का विषय। और राहत सामग्री में जो बांटने में जो लोगों के संग भेद किया जा रहा है, भेदभाव रखा जा रहा है, वो भी चिंता का विषय है। सरकार ने एक तरफा बात कह दी कि उनको पीपल कोटी में टिकाया जाएगा। पीपल कोटी के लोगों से बातचीत की, वो लोग इससे संतुष्ट नहीं है। वहाँ पहले ही पानी की कमी है, अन्य सुविधाओं की कमी है। और संघर्ष समिति और लोगों का भी ये कहना है कि हम पहाड़ में बसना नहीं चाहते, हमको मैदान में बसाइए, जैसे आपने टिहरी वालों को बसाया। अब ये सरकार के मंत्रियों की सोच है। एक मंत्री इसरो की रिपोर्ट बंद करवाता है, दूसरा मंत्री अधिकारियों को हटने के लिए कहता है, तो काम कौन करेगा? लोगों की बात कौन सुनेगा? मंत्री वहां रहते नहीं, पिकनिक मना के वापस आ जा रहे हैं। तो जब अधिकारी वहां रुकेंगे तभी तो आवाम की बात सुनेंगे, जनता की बात सुनेंगे, तभी तो जो वहां कदम उठाए जा रहे हैं उन पर नजर रखेंगे। तो मंत्रियों को भी ये ध्यान रखना चाहिए, या तो अधिकारियों को हटा के खुद रखे। क्या मंत्री जी बताएंगे जब वो वहां रहने गए, प्रोटोकॉल के तहत कितने पुलिसकर्मी, कितने अधिकारी, कितने कर्मचारी उनकी सेवा में थे? तो ये खाली ध्यान भटकाने वाली बात है। मेन फोकस होना चाहिए जोशीमठ को कैसे बचाया जाए, उसके अस्तित्व को कैसे बचाया जाए, हमारी संस्कृति को कैसे बचाएं, और जो पूरा नया हिमालय टूट रहा है इसके लिए आगे क्या सेफ्टी मेजर्स सरकार को लेने चाहिए, लोगों को किस तरीके से अवेयरनेस देनी चाहिए, ये महत्वपूर्ण विषय है। मंत्री जी को अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। केदारनाथ त्रादशी में जो बीजेपी के साथियों ने किया था, जो ट्विटर हैंडल्स चले थे, उसका भी तो संज्ञान ले लें। कांग्रेस कम से कम एआईसीसी से बैठक करके अपने साथियों को वहां मदद करने के लिए भेज तो रही है, जूलॉजिस्ट से आख्याएं तो ले रही है। खड़गे साहब चिंतित तो हैं। आपके मुख्यमंत्री जी को ये बताना चाहिए कि प्रधानमंत्री को समय नहीं मिला 2 लाइन लिखने का उत्तराखंड के मामले में, चिंता जताने के लिए समय नहीं मिला। देश के सर्वोच्च साइंटिस्टों को और सर्वोच्च जूलॉजिस्ट को भेजने का अभी तक समय नहीं मिला। इसरो की रिपोर्ट को बंद करने से अच्छा था जो वहां के बचाव के लिए, जो प्रिवेंट करने के लिए जो कदम उठाए जाने चाहिए थे वो उठा लेने चाहिए थे। लेकिन सरकार अपनी नाकामी को छिपाने के लिए अब फिर से दोष विपक्ष को देने। भूदंसाव की वजह से उत्तराखंड के जोशीमठ में आई त्रासदी को लेकर तरह तरह की चर्चाएं की जा रही है। मुख्य रूप से ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन को इस त्रासदी के लिए जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। इस संबंध में रेल विकास निगम के चीफ प्रोजेक्ट मैनेजर अजीत सिंह यादव ने पत्रकार वार्ता की। आपको बता दें कि जिसमें उन्होंने बताया कि जगह जगह आ रही दरारों के लिए रेलवे की परियोजनाओं को जिम्मेदार ठहराना गलत है। रेलवे की परियोजनाएं बिल्कुल सुरक्षित है। ऋषिकेश से कर्णप्रयाग तक रेल लाइन बिछाने के लिए खोदी जा रही टनल भी बिल्कुल सुरक्षित है। टनल खुदाई की वजह से किसी भी पहाड़ी क्षेत्र में दरार आने का कोई जांच में प्रमाण नहीं मिला है। एहतियात के तौर पर रेल विकास निगम के अधिकारी और देश विदेश के इंजीनियर अपनी नज़र बनाए हुए हैं। तो वहीं
तो वहीं चीफ प्रोजेक्ट मैनेजर ने लोगों को अफवाहों से बचने की अपील भी की है। मरोड़ा विलेज में जब लैंडमार्क का थोड़ा मूवमेंट देखा था अक्टूबर 2021 में, तो उसी समय हमने अपनी डिजाइन स्कीम को और रेनफोर्स किया और स्ट्रॉन्गर बनाया और उस डिजाइन स्कीम को वहां पर लगाया। प्लस उसमें पूरी लैंडमार्क्स को हमने डिफरेंट लेवल्स पर इंक्लाइनोमीटर्स लगाए और 100 के आसपास बाय रिफ्लेक्टिव टारगेट्स लगाकर उस स्लोप को मॉनिटर किया है और डिजाइन स्कीम को रेनफोर्स करके हमने उस डिजाइन स्कीम को इम्प्लीमेंट भी कर दिया है in the form of 450 numbers of micropiles और वो 450 माइक्रोपाइल में 419 माइक्रोपाइल हो चुके हैं और अभी स्लोप में कोई मूवमेंट नहीं है। इस मॉनसून में भी मूवमेंट नहीं देखी गई और मॉनसून के बाद आज की तारीख में भी कोई मूवमेंट नजर नहीं आ रही है, लेकिन अभी भी उसका डिजाइन हम दोबारा से चेक कर रहे हैं। कुछ और करना है तो वो भी काम करेंगे, उसके बाद ही टनल का फेस खोलेंगे। लेकिन इस पूरे वाकया के दौरान हमने देखा कि मरोड़ा इसी के ऊपर एक मरोड़ा गांव है, तो हमने सोचा कि मरोड़ा गांव को रिस्क में बिल्कुल नहीं रखा जाए, तो हमने पूरे मरोड़ा गांव की जमीन को एक्वायर कर लिया है और एक्वायर करके हमने उसके एक्विजिशन के लिए 21 करोड़ रुपए जो डिमांड हमको मिली थी फ्रॉम डीएम रुद्रप्रयाग, वो भी हमने दे दी है और सबको पैसा हाउस का कंपोनेंट अलग और लैंड का कंपोनेंट अलग। मौसम विभाग ने पूर्वानुमान जारी करते हुए उत्तराखंड में अधिक ऊंचाई वाले स्थानों पर बारिश और बर्फबारी की आशंका जताई है। मौसम विभाग के निदेशक विक्रम सिंह ने कहा कि 3000 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले स्थानों पर बारिश के साथ बर्फबारी देखने को मिल सकती है। ऐसे में कई दिनों से कायस लगाए बैठे लोगों के लिए राहत भरी खबर जरूर है। लेकिन बात करें जोशीमठ के संदर्भ में तो भूधंसाव की मार झेल रहे जोशीमठ वासियों को मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है। पश्चिमी विक्षोभ अच्छा आ रहा है और उसका जो असर है 3-4 दिन करीब वो उत्तराखंड पे भी देखने को मिलेगा और उसकी वजह से जो विशेष एक्टिविटी रहेगी वो 23-24 को मैं बोलूँगा, तो उसमें पूरे प्रदेश में अच्छी बारिश भी जो है उस समय हल्की मध्यम जो है वो मिलने वाली है और बर्फबारी भी मिलेगी। 23 को बात करेंगे तो 3000 मीटर है, उससे अधिक के क्षेत्र है, लेकिन जब आप 24-25 में जाएंगे तो ये 2200-2500 मीटर के आसपास भी जो है जो एरिया है वहाँ पर भी बर्फबारी आपको मिल जाएगी। तो जो 22 से शुरुआत हो रही रात शाम से ही, लेकिन 23 और 24 में जो है एक्टिविटी मेनली वो रहेगी और 25 में थोड़ी फिर कम होनी शुरू हो जाएगी। तो अच्छी एक्टिविटी है, 2-3 दिन वो चलेंगी और अच्छी बारिश और बर्फबारी फिर उस समय मिल जाएगी। तो वो जो एक्टिविटी वो अच्छी है, लेकिन उससे पहले जो है तो मौसम करीब करीब साफ ही है। मैदानी क्षेत्रों में थोड़ा सुबह का टाइम हो रहा है तो उत्तराखंड में एक बार फिर से मौसम ने करवट ली है। बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, मसूरी, औली, मुनस्यारी, जोशीमठ, चक्राता आदि क्षेत्रों में बर्फबारी हुई है। बर्फबारी के बाद तापमान में गिरावट दर्ज की गई है, जिससे ठिठुरन भी बढ़ गई है। मौसम विभाग ने अगले 3 से 4 दिनों तक ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी का अनुमान लगाया है, जबकि मैदानी इलाकों में शीतलहर का प्रकोप जारी रहेगा। आपको बता दें कि केदारनाथ धाम समेत हिमालय की पहाड़ियों पर बीती रात से जमकर बर्फबारी हो रही है, जबकि निचले इलाकों में भी बारिश होने से ठंड बढ़ गई है। बर्फबारी होने के कारण पर्यटकों के साथ ही स्थानीय लोगों और कारोबारियों के चेहरे खिल उठे हैं, जबकि दूसरी ओर मुनस्यारी में मौसम की पहली बर्फबारी हुई है, जिसके बाद यहां तापमान -4 डिग्री से नीचे चला गया है। अभी हम यहां आपको 4 तस्वीरें दिखा रहे हैं, जिसमें पहली तस्वीर आप केदारनाथ से देख सकते हैं, दूसरी तस्वीर जोशीमठ से है, तो वहीं तीसरी तस्वीर आप चमोली की देख सकते हैं और चौथी तस्वीर में आप उत्तरकाशी के पहाड़ों पर बर्फबारी देख सकते हैं। तो ये चारों तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने राजधानी देहरादून के परेड ग्राउंड का निरीक्षण किया। दरअसल आगामी 26 जनवरी को परेड ग्राउंड में मुख्य आयोजन होगा और इसके लिए सभी तैयारियां पूरी की जा रही हैं। इसी के तहत शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने परेड ग्राउंड में पहुंचकर अधिकारियों को जल्द से जल्द कार्य पूरा करने के निर्देश दिए। साथ ही
परेड ग्राउंड में स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत कार्य किया जा रहा है। कई कार्य पूरे हो चुके हैं और बाकी के अधूरे कार्यों को जल्द पूरा करने के लिए इसे नगर निगम को हैंडओवर किया गया है। मैंने निरीक्षण किया, अभी 1 महीने पहले वो शुरू हुआ था और मैं ऐसा कहने को खड़ा हूँ कि जो गणतंत्र दिवस का मुख्य कार्यक्रम हमारे परेड ग्राउंड पे होता है उसमें हम इस स्टेज को हम इस्तेमाल करेंगे, यानी कि बहुत जल्द इसको हम कंप्लीट करके और इसको कार्यक्रम के लिए एक तरह से उद्घाटन उस दिन हम अब क्योंकि ये बन गया है, अब हैंडओवर करेंगे हम। तो ये नॉर्मली नगर निगम को ही हैंडओवर होता है और मेंटेनेंस की फिर जो भी जिम्मेदारी रहेगी वो नगर निगम की तरफ से रहेगी या जिसको भी अब देंगे आगे उसकी रहेगी। तो ये एक बार हमें देखना होगा कि किस तरह से इसको हम और स्ट्रीमलाइन करें और इस परेड ग्राउंड की मेंटेनेंस एटलीस्ट नहीं। स्मार्ट रोड का काम जैसे आपको सभी विज्ञ हैं कि थोड़ा डिलेड चल रहा था और अब टेंडर हो गया है और कार्यदायी संस्था के द्वारा अब काम शुरू कर दिया गया है। तो हम उम्मीद करते हैं कि विद इन टाइमलाइन हो जाएगा ये काम। वैसे कॉन्ट्रैक्ट पीरियड 9 महीने का है, लेकिन हम कोशिश करें। उत्तराखंड बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और बीजेपी राष्ट्रीय कार्य समिति के सदस्य मदन कौशिक ने पार्टी की राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक को लेकर जानकारी दी। उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव और उपचुनाव में गरीब कल्याण नीति को लेकर कार्य समिति की बैठक में चर्चा हुई है। हमें जनता का प्यार मिला है और हम चुनाव जीत कर आए हैं। मदन कौशिक ने कहा कि चुनाव प्रचार अभियान में मोदी जी की खास सहभागिता रही है। गुजरात चुनाव के परिणाम हमारे सामने हैं। इस साल 9 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं। हम सभी चुनाव बड़े मार्जिन से जीतने हैं। उन्होंने कहा कि चुनाव की क्या तैयारी होगी, इस पर भी केंद्रीय कार्य समिति की बैठक में चर्चा हुई है। हर घर तिरंगा को हमने सफलतापूर्वक पूर्ण किया है और जितना लक्ष्य था उससे ज्यादा सफलता मिली है। अब मन की बात कार्यक्रम के 100वें संस्करण को बृहद बनाने की तैयारियां चल रही हैं। देश भर के सभी राज्यों की राजधानी में और अन्य शहरों में प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जो हमारी राष्ट्रीय कार्य समिति में जिन विषयों पर चर्चा हुई उन विषयों को जनता तक ठीक से पहुंचे। हमने वहाँ विशेष रूप से जो भारत किस प्रकार से 60 वर्षों में सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक रूप से दुनिया में एक मजबूत राष्ट्र की छवि बनाई है, इस विषय पर हमने चर्चा की है। राजनीतिक प्रस्ताव के माध्यम से जहां हमने जो काम 8 वर्षों में किए उन पर चर्चा की। वहीं गरीब कल्याण को लेकर जो योजनाएं लागू की गई उन पर हमने अलग से चर्चा की। सांस्कृतिक रूप से जो हमारी धरोहरें थी, जो हमारे आस्था के केंद्र थे, उन पर भी 8 वर्षों में जो कार्य किए गए उन पर भी हमने चर्चा की। और इस संकल्प के साथ कि आने वाला समय भारत का है, आने वाले समय में प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में जिस प्रकार से दुनिया में हमारे राष्ट्र की छवि बनी है, एक मजबूत राष्ट्र के रूप में ये और मजबूती के साथ आगे बढ़े, इस संकल्प को हमने दोहराया है। हमने कार्य समिति में गुजरात की उस विजय को, जो शायद अब तक की सबसे बड़ी विजय है, जहां विपक्ष की राजनीतिक दल और जो विरोधी दल का दर्जा प्राप्त करना होता है, विरोधी दल का नेता बनने के लिए मिनिमम जितनी सीटें चाहिए शायद वो सीटें भी प्राप्त नहीं कर पाई। किस प्रकार से इतनी बड़ी विजय प्राप्त हुई, जनता का विश्वास, उस पर भी हमने विस्तृत चर्चा की है। ये सारे विषय थे जो मैं यहाँ रखे। फिलहाल उत्तराखंड की खबरों में मेरे साथ इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए ANB न्यूज़। नमस्कार।